माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमिक क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। आज का मतलब ये, इसके पहले भी हमने लेक्चर नंबर 6 में यही टॉपिक स्टडी किया है, स्टेशनरी वेव्स, लेकिन उसके बहुत सारे टॉपिक्स अभी बाकी है, इसलिए मैंने सेकेंड वीडियो बनाया। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 6 देखो, उसमें स्टेशनरी वेव्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग देखेंगे। बहुत इजी है, जो हमने कल इक्वेशंस वगैरह डायग्रामेटिकली स्टडी किया था उसी को आज हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखो बच्चों, आपके बुक में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव y इज इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। और दो कंडीशंस देखो क्या दी है। फर्स्ट कंडीशन दी है साइन ओमेगा टी अगर 1 होगा तो इक्वेशन क्या शो करता है, एंड साइन ओमेगा टी अगर 0 होगा तो इक्वेशन क्या शो करता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं। तो अपना स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या है, देखो y इज इक्वल टू 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 2a cos kx। ठीक है, अब पार्टिकल की पोजीशन अगर मैक्सिमम है तो ये 1 प्लस माइनस 1 आएगा, राइट ना। ये इक्वेशन हमें ये शो करता है। अगर पार्टिकल की पोजीशन मैक्सिमम है, मतलब कंसिडर करते हैं ये पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो जो पार्टिकल इस साइड में है, cos kx अगर पॉजिटिव है, cos kx अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव डायरेक्शन के पॉजिटिव साइड के जो पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मूव हो रहे, राइट। और ये अगर निगेटिव है तो इसका मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब y क्या रहेगा, 2a रहेगा। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और ये प्लस माइनस 1 हो सकता है, राइट ना। तो ये कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 है। ये कब पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर 1 रहा एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, जो पार्टिकल है पॉजिटिव डायरेक्शन के वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहे पॉजिटिव साइड में, और जो पार्टिकल निगेटिव डायरेक्शन के वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं। ओके, ये इसका मीनिंग है। क्या मीनिंग है इसका, व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम all the particles which cos kx is positive have their maximum displacement in positive direction, and at the same instant all the particles for which cos kx is negative have their maximum displacement in negative direction। मतलब साइन ओमेगा टी जब 1 होता है तो हमें इस प्रकार की वेव मिलती है, राइट, जो हमने स्टडी किया। ये उसका मीनिंग है। अब देखते हैं साइन ओमेगा टी 0 रहेगा तो क्या होगा। अगर साइन ओमेगा टी 0 है, इसका मतलब यहाँ पे cos के x की पोजीशन क्या मिल रही है, हमें 0 मिल रही है। अगर ये 0 है तो ये पूरा इक्वेशन 0 इंटू 0 0 बनेगा, 2a डिवाइड बाई 0, यहाँ पे 0 मिलेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ये सभी टर्म हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे 0 मिल रही है, ऐसे उसका मीनिंग है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट जो उन्होंने बोला है साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या कि पार्टिकल उनकी मीन पोजीशन क्रॉस कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको बोला था ना, यहाँ के पार्टिकल, जो यहाँ के पार्टिकल है वो ये मीन पोजीशन पे आते हैं, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, मतलब एट पर्टिकुलर टाइम पे वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वापस वो 0 पे आते हैं, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में करते हैं, वापस 0 पे आते हैं, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट साइड में करते हैं। तो जब साइन ओमेगा टी 0 रहेगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे आएंगे, दिस मीन पोजीशन पे, तभी हमें ये क्या मिलेगा, cos के x की वैल्यू 2a तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब ये पूरी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इसीलिए हमें y भी 0 मिलेगा, y डिस्प्लेसमेंट 0 मिलेगा।
इसका मतलब क्या, 0 डिवाइड बाय दिस हमें क्या मिलेगा 0 एंड साइन ओमेगा टी भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमें ये पार्टिकल का वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें बस एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है क्योंकि सभी पार्टिकल कहाँ आ गए 0 पे आ गए, सभी पार्टिकल हमें 0 पे मिल रहे हैं, इसलिए साइन ओमेगा टी क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके, ये इसका आंसर आपके बुक में दिया है तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। जैसे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होती है वैसे ही लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव भी होती है। कैसे देखो, सपोज कंसीडर करो, हमने आपको पता है साउंड वेव जो होती है वो स्टेशनरी वेव होती है, सॉरी साउंड वेव जो होती है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है। उसमें क्या होता है, कुछ पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, मतलब कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन। एक ऐसा सपोज हमने एक इतना पोर्शन कंसीडर किया, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, पार्टिकल नजदीक आएंगे फिर दूर जाएंगे, फिर वापस नजदीक आएंगे फिर वापस दूर जाएंगे। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। और ऐसी टाइप की वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो लॉन्जिट्यूडिनल में स्टेशनरी वेव होती है क्या, ऑब्वियसली होती है। देखो कैसे, ट्रांसवर्स वेव में हमने क्या स्टडी किया, हमने क्या किया था, यहाँ एक एंड को फिक्स किया था और यहाँ से हमने वेव प्रोड्यूस की थी, वो वेव यहाँ से गई और फिर वापस आई। तो जब वो नेक्स्ट वेव हमें मिली थी, मतलब वेव यहाँ से जाती है और यहाँ से जाने के बाद वापस यहाँ से आती है, रिफ्लेक्टेड वेव आने के बाद 2 वेव्स हमें मिलती है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ये पास होने वाली स्टेशनरी वेव है, मतलब क्रेस्ट ट्रफ पार्टिकल ऐसे हम कर रहे हैं। ऐसी ही लॉन्जिट्यूडिनल वेव में भी होता है। सपोज हमने एक ट्यूब ली या फिर पाइप लिया, ओके, इस पाइप में से हम लोग वाइब्रेशन पास करने वाले हैं, मतलब इसमें से हम साउंड पास करेंगे। तो जब ये साउंड पास होगा तो ये साउंड यहाँ पे जाके यहाँ पे टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली जो वेव है वो हमें कैसी मिलेगी, स्टेशनरी वेव मिलेगी। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव है। एक्चुअल में बुक में जो डायग्रामेटिकली दिखाया होता है उसको कुछ इस प्रकार दिखाया होता है, मतलब ये वेव गई यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे टकराई और वापिस, एक मिनट, ये वेव यहाँ से जाती है, यहाँ पे टकराती है और वापिस यहाँ से प्रोड्यूस होके वापिस आती है। तो इस प्रकार की जो वेव है, यहाँ पे अभी क्या रहेगा, नोड रहेगा, यहाँ पे रहेगा नोड, यहाँ पे रहेगा एंटी नोड, यहाँ पे रहेगा एंटी नोड। तो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड ऐसे अल्टरनेटली फॉर्म होते हैं, यहाँ पे एंटी नोड और वापिस यहाँ पे नोड। तो आपके बुक में डायग्रामेटिकली उसको इस प्रकार दिखाते हैं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है देखो, जब ये वेव यहाँ से पास होती है, ये एक्चुअल ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। तो जब ये वेव यहाँ से पास होगी, यहाँ पे पास होने के बाद यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, 0 रहेगा, मतलब नोड हमें मिला है ना। तो फिर यहाँ पे देखो पार्टिकल थोड़ा वाइब्रेट हुए, तो यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन थोड़ा रहेगा, फिर वापस थोड़ा मैक्सिमम, फिर वापस थोड़ा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट होंगे, फिर बहुत ज्यादा मैक्सिमम, फिर बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट होंगे, फिर वापस क्या रहेगा 0। तो यहाँ पे कुछ भी हम नहीं दिखाएंगे। फिर यहाँ से वापस, ये मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिला, नहीं वापस कम होगा, मतलब जहां जितना इधर इस साइड में मिला है उतना ही इधर मिलेगा और बहुत कम। एंड देन एम्प्टी स्पेस, मतलब नोड रहेगा, वापस थोड़ा और ज्यादा, फिर मैक्सिमम और फिर कम, वापिस एम्प्टी स्पेस। मतलब देखो यहाँ पे नोड है, पार्टिकल का ये क्या है, नोड। जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहां पे क्या रहेगा, एंटी नोड। वापिस यहाँ एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे क्या रहेगा, नोड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में एंटी नोड, फिर वापिस नोड। तो ऐसे ये वेव ऐसे वाइब्रेट होके, एक्चुअल में यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रही है, बट एक्चुअल में इसका वाइब्रेशन कैसे है, पैरेलल है। ऐसे वाइब्रेट होके आती है, यहाँ पे टकराती है और वापस जाती है। तो वहां पे जो फॉर्म होती है दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव, और वहां पे भी नोड एंटी नोड फॉर्म होते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आगे का टॉपिक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रेजोनेंस ट्यूब वगैरह जो होती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल भी होता है रेजोनेंस ट्यूब का,
उसमें से हमें साउंड सुनाई देता है। अगर हम ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करके वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क मतलब ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है देखो, जो कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने का काम करता है, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका यूज करके हम क्या करते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं और ट्यूब में से पास करते हैं। इसको अगर आप ऐसे हैमर करोगे, हैमर करने के बाद वो ऐसे वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के बाद उसके जो वाइब्रेशन है वो किसमें, इस पाइप में से पास होते हैं। पाइप में पास होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके जब आते हैं तो वहां भी हमें साउंड सुनाई देता है। तो वो साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है और उसी को हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जाने के बाद टकरा के वापिस आती है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव्स भी फॉर्म होती है। ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो ऑलरेडी हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं बस, बट अभी उसको हम एक पॉइंट वाइज पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं और उसी को हमने नाम दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। पॉइंट वाइज सब भी लिखा है, जो हमने स्टार्टिंग से उसकी डेफिनेशन से लेके जो कुछ भी स्टडी किया है वो सब इसमें आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ने के बाद भी थ्योरेटिकल पार्ट है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले पॉइंट में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो सुपरपोजिशन वेव की डेफिनेशन आएगी। क्या है डेफिनेशन? स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स। आइडेंटिकल वेव्स मैंने बोला था सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव। दो वेव्स, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, आइडेंटिकल है, लेकिन उनका पाथ अपोजिट है। तो यहाँ पे बोला है ब्रैकेट में आइदर ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम अलोंग द सेम पाथ इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, तो ये पहली डेफिनेशन आ गई। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स सुपर इम्पोज और इंटरफेयर द रिजल्टेंट वेव इज ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। जब दो आइडेंटिकल वेव प्रोग्रेसिव वेव इंटरफेयर करती है तो वहां पे प्रोड्यूस होने वाली रिजल्टेंट वेव ये स्टेशनरी वेव होती है। और उसमें हमने देखा उस वेव में, उस स्टेशनरी वेव में कुछ पॉइंट होते हैं जिनका मोशन जीरो होता है, मोशनलेस होते हैं, और कुछ पॉइंट होते हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, तो उनको हम नोड एंड एंटी नोड कहते हैं, राइट ना। और नोड और एंटी नोड के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड 0 से लेके ए तक वाइब्रेट होता है, मतलब कम डिस्प्लेसमेंट, उससे ज्यादा, मैक्सिमम, वापस कम, वापस 0, ऐसे। तो यही 3 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं। तो पहला पॉइंट बताया, व्हेन अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग, some points on the string are motionless. These points which do not move are called nodes. Some points on the string oscillate with greatest amplitude, they are called as antinodes. And third point, points between the nodes and antinodes vibrate with values of amplitudes between 0 and A. Okay, so this is the transverse progressive wave. उसी को हमने कहा है stationary wave, resultant stationary wave. नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, पॉइंट नंबर 3, इफ टू आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव्स सुपर इम्पोज और इंटरफेयर। अभी हमने ट्रांसवर्स वेव देखी, ऐसे ही लॉन्जिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव सुपर इम्पोज होती है, इंटरफेयर होती है, तो उससे भी प्रोड्यूस होने वाली रिजल्टेंट वेव क्या होती है, दैट इज ऑल्सो लॉन्जिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पाइप का, क्लोज एट वन एंड, राइट ना, तो उसमें रिफ्लेक्ट होने वाली वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव होती है। तो इसमें भी पहला पॉइंट क्या आएगा, द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मिनिमम कॉल्ड एज नोड्स। सेम पॉइंट्स है, सिर्फ ये पहला पॉइंट ट्रांसवर्स वेव का था, अभी का लॉन्जिट्यूडिनल वेव का है। सेकेंड पॉइंट, द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटीनोड, एंड पॉइंट्स बिटवीन द नोड्स एंड एंटीनोड्स वाइब्रेट विथ वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 एंड A। मतलब 0 देन थोड़ा मैक्सिमम, उससे मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम, वापस कम कम कम, वापस 0। ओके, उसके बाद हमने ऑलरेडी स्टडी किया है दो नोड्स एंड दो एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, λ/2। तो 4 पॉइंट वही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज λ/2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स इज ऑल्सो λ/2। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, नोड्स एंड एंटी नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज λ/4। नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली,
द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन अ स्पेस। पीरियोडिकली मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट होता है, उसको हम पीरियोडिक वाइब्रेशन बोलते हैं। बराबर है, रिपीट होता है ना, मतलब पहले एंटी नोड आता है, फिर पार्टिकल कम होते होते जीरो पे आता है, वापस बढ़ते 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 मैक्सिमम पे जाता है, वापस कम होते होते जीरो पे आता है, फिर मैक्सिमम पे जाता है। मतलब पीरियोडिकली ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेशन का पीरियोडिकली वैरी हो रहा है, राइट ना। तो ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद द सेम, अगर सेम इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पासिंग इन 1 सेकेंड, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी सबके लिए। ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी बताया कि स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रैवल नहीं होती है, वही आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। दो ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट द नोड्स, जो नोड पे नहीं, नोड पे है, उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, वो वाइब्रेट नहीं कर रहे, तो बाकी सभी पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, राइट ना, उसकी वजह से वो वाइब्रेट हो रहे, पजेस एनर्जी। देयर इज नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल कर रही, क्या प्रोपोगेशन हो रहा है एनर्जी का, बिल्कुल भी नहीं। पार्टिकल उनके पास ऑलरेडी एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज करके वो खुद ही वाइब्रेट हो रहे, लेकिन अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को नहीं दे रहे, तो यहाँ पे एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है, मतलब ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है। द वेव इज लोकलाइज्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब वेव वही के वही है। अगर वेव ट्रैवल नहीं कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, वेव की वेलोसिटी, पार्टिकल की नहीं। पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे, पार्टिकल नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे, तो उनके पास वेलोसिटी है, लेकिन वेव के पास वेलोसिटी नहीं है, वेव का प्रोपोगेशन नहीं है, इसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी वेव, मतलब दो एंड के अंदर बंधी हुई वेव जो कि वाइब्रेट कर रही है, लेकिन उसकी एनर्जी को ट्रैवल नहीं कर रही है, प्रोपोगेट नहीं हो रही है, ठीक है। इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे खड़ी हुई, स्टैंडिंग वेव, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल द पार्टिकल बिटवीन एडजेसेंट नोड्स वाइब्रेट इन फेज। बराबर है, जो नोड्स के हैं, मतलब एक लूप के दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है, वो सभी एक फेज में रहेंगे। देर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ऑल द पार्टिकल इन द सेम लूप आर इन द सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन विच रिवर्सेस फॉर द एडजेसेंट लूप। इसका मतलब क्या, देखो डायग्रामेटिकली मैं आपको बताती हूँ। देखो ये वेव हमने निकाली, स्टेशनरी वेव, तो यहाँ पे अगर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया A, दूसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया B, तीसरा पॉइंट मैंने कंसीडर किया C, तो अगर पॉइंट A एंड C हम देखेंगे तो ये दोनों क्या है, एक ही फेज में है, उसी फेज में है, दीज आर इन सेम फेज। वही उन्होंने बोला है इस पॉइंट में। सेम उसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक पॉइंट में कंसीडर करती हूँ D, एक पॉइंट E हमने कंसीडर किया, तो ये दोनों पॉइंट D एंड E, ये दोनों भी क्या है, सेम फेज में है, मतलब ये निगेटिव फेज में, ये पॉजिटिव फेज में, तो इनका फेज सेम है, मतलब एंगल सेम है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो इन दोनों में ये दोनों पार्टिकल जो है ये सेम फेज में है, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब देखो ये इतना वाइब्रेट हो रहे, वापस वही पे वही वाइब्रेट हो रहे, इनका एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, वो एनर्जी एज इट इज है। वैसे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ये पार्टिकल, हर एक पार्टिकल को मौका मिलता है एम्पलीट्यूड चेंज करने का। मतलब ट्रांसवर्स वेव में ये C पार्टिकल भी कभी कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करेगा, फिर मिनिमम वापस 0 पे आएगा, फिर मैक्सिमम वापस 0 पे आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है, इतना वाइब्रेशन है, वो इतना ही रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड कम ज्यादा नहीं होगा। वैसे ट्रांसवर्स वेव में एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होता है, इसका मतलब एनर्जी ट्रैवल करती है, यहाँ पे एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है, एनर्जी वही के वही है, पार्टिकल उतना ही एम्पलीट्यूड कर रहा है, ओके। तो यहाँ के जो दो पार्टिकल हमने कंसीडर किए हैं, दो पॉइंट्स, ये सेम फेज में है। सिमिलरली यहाँ के दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए, ये सेम फेज में, लेकिन A एंड D अगर हमने कंसीडर किया तो ये सेम फेज में नहीं है, ये अपोजिट फेज में है। दोनों के बीच में 180 इतना फेज डिफरेंस आ रहा है,
राइट। तो ये सेम फेज में नहीं, वही पॉइंट उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो नोड, दो नोड के बीच में जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी पार्टिकल वाइब्रेट इन फेज, वो सभी एक ही फेज में है, इन फेज में है, आउट ऑफ फेज नहीं है। देर इज नो प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ फेज फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। यहाँ पे ये पार्टिकल इसका फेज इसको नहीं दे रहा है, इसका फेज इसको नहीं दे रहा है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में फेज चेंज नहीं हो रहा है, ये इन फेज में है, वैसे ट्रैवलिंग वेव में नहीं होता। ठीक है। All the particles in the same loop are in the same phase of oscillation which reverses from the adjacent loop। तो यहाँ पे ये सेम फेज में है, ये सेम फेज में, वापस यहाँ पे वो क्या रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ के पार्टिकल जितने भी दो नोड्स के बीच में, यहाँ इस साइड के पार्टिकल सेम फेज में, इस साइड के पार्टिकल सेम फेज में, और ये रिवर्स होगा एक अल्टरनेट लूप के बाद। ठीक है। तो ये उसका मीनिंग। ऐसे टोटल हमने यहाँ पे 8 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो ऑलरेडी हमने जितना स्टडी किया है उसी से रिलेटेड। इसमें से आप कौन से भी 5-6 प्रॉपर्टीज लर्न करके रखो। अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है तो 8 प्रॉपर्टीज लिख के आओ, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो जिसको हम बोलते हैं ट्रैवलिंग वेव, राइट ना। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कंपैरिजन करो। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। प्रोग्रेसिव वेव मतलब क्या, ये वेव यहां से ऐसे ट्रैवल कर रही है, कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रही है अप टू द एंड। लेकिन स्टेशनरी वेव क्या है, दो एंड के बीच में बंधी हुई वेव है, जो यहाँ पे ही वाइब्रेट कर रही है। यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है, जो कि मूव नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स है उस सब का एम्पलीट्यूड चेंज होते रहेगा, राइट ना। यहाँ पे सब वैसे एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा। मतलब ये पार्टिकल इतना, ये पार्टिकल इतना, ये पार्टिकल इतना, हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ पे इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड चेंज होता रहेगा, मतलब ये इतना ही नहीं रहेगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। जैसे कि देखो, कुछ देर के बाद ये वेव यहां से ट्रैवल कर रही है, सपोज कंसीडर करते हैं ये वेव यहां से आई है, ठीक है, यहां से ऐसे आई है और देन ऐसे वाइब्रेट हो रही। अब क्या होगा, कुछ देर के बाद क्या होगा, ये वेव हमें ऐसे मिलेगी, राइट ना। मतलब ये पार्टिकल क्या हो गया, अभी देखो यहाँ का पार्टिकल पहले 0 पे इतना एम्पलीट्यूड के साथ यहाँ वाइब्रेट हो रहा था, अब क्या हुआ, 0 पे आ गया। यहाँ का पार्टिकल जो है वो इतना एम्पलीट्यूड दे रहा था, अभी वो कहाँ पे आ गया, 0 पे आ गया। इसका मतलब हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ का हम पार्टिकल करते यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है, या फिर एक मिनट थोड़ा इसको चेंज करती हूँ मैं। यहाँ का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है, तो इसके एग्जैक्ट नीचे का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यहाँ का पार्टिकल यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड इतना है। मतलब कुछ समय बाद ये 0 पे था, ये इतने एम्पलीट्यूड पे आ गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे था, यहाँ कम हो गया। इसका मतलब क्या कि हर एक समय के बाद उनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स जितने भी हैं उन सभी पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है तो इतना ही रहेगा, उसके बाद यहाँ इसका एम्पलीट्यूड अलग है, इसका एम्पलीट्यूड, मतलब यहाँ पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, इसका मैक्सिमम है तो बाद में इसका भी मैक्सिमम रहेगा, थोड़ी देर के बाद इसका भी, मतलब सबका सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सबका सेम नहीं होता। उसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, वो उतना ही रहेगा, सबका एम्पलीट्यूड चेंज होगा, ठीक है, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन में, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव में। तो देखते हैं दोनों का डिफरेंस। तो देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव के उनको अलग से उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया है। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव 2 कॉलम्स में। पहला पॉइंट देखो क्या है, द डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन रीजन टू द अदर विथ डिफाइनेट वेलोसिटी, बराबर है डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रहा है। ऑलरेडी हमने देखा प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रैवल करती है, लेकिन स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है।
वेव ट्रेवल नहीं करती है, वही के वही स्टैंडिंग पोजीशन में वाइब्रेट होती है। बट यहाँ पे हर एक पार्टिकल उसकी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट ना। तो प्रोग्रेसिव वेव में क्या आएगा, द डिस्टर्बेंस ट्रेवल फ्रॉम वन रीजन टू द अदर with definite velocity, but in stationary wave disturbance remains in the region where it is produced, velocity of the wave is zero। वेव यहाँ पे ट्रेवल ही नहीं कर रही तो उसका स्पीड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम, मतलब एट ए टाइम सेम नहीं रहेगा, लेकिन पहले इसका ज्यादा था उसके बाद उसका भी ज्यादा हो सकता है, तो एम्पलीट्यूड में भी सेम हो सकता है सभी पार्टिकल्स का। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक पार्टिकल का मैक्सिमम उसके बाजू वाले पार्टिकल का मिनिमम रहेगा और उतना ही रहेगा, वो चेंज ही रहेगा, वो सेम कभी भी नहीं रहेगा। सो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर। पार्टिकल यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी वेव में ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजिशंस साइमल्टेनियसली, बराबर, क्योंकि वो क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव साइड में जाते हैं, फिर जीरो पे आते हैं, फिर निगेटिव साइड में जाते हैं, निगेटिव साइड में वापस जीरो वापस। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रेसिव वे में ऐसे नहीं हो रहा है, पार्टिकल क्रॉस नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। फिर फोर्थ पॉइंट में देखो, ऑल द पार्टिकल आर मूविंग, सभी पार्टिकल मूव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स एट द पोजीशन ऑफ नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहे। लेकिन प्रोग्रेसिव वे में सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। यहाँ रेस्ट पोजीशन पे कोई पार्टिकल आता है फिर वापस मूव करता है, लेकिन यहाँ पे नोड के पार्टिकल जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है उन्होंने। फिफ्थ पॉइंट का जो स्टेशनरी वेव का पॉइंट है वो इस साइड होना चाहिए था, है ना, क्योंकि प्रोग्रेसिव वे में एनर्जी ट्रैवल करती है लेकिन स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रैवल नहीं करती। उन्होंने गलती से वो पॉइंट प्रोग्रेसिव वे में डाल दिया, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हालांकि प्रोग्रेसिव वे में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। तो ये पॉइंट इधर चाहिए था, आपके नोट्स में भी करेक्शन कर लो। एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन प्रोग्रेसिव वेव, but in stationary wave there is no transfer of energy। and the last point, जैसे हमने देखा, phases of adjacent particle are different। जो एक साइड के पार्टिकल होते हैं उनका फेज डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कभी पार्टिकल जीरो फेज पे रहेगा, कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे रहेगा, तो उनका फेज डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अभी हमने देखा कि जो पॉजिटिव साइड के पार्टिकल है वो इन फेज में रहेंगे, जो नेगेटिव साइड के पार्टिकल है जो उन फेज में रहेंगे, और दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स है वो इन फेज में रहेंगे। ऑलरेडी हमने स्टडी किया है स्टेशनरी वेव में। ऑल पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड आर इन सेम फेज, व्हाइल दोज इन एडजेसेंट लूप्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफर इन फेज बाय 180 डिग्री। ओके, तो ये हमने देखा, ये सभी पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं ऑलरेडी। इनको थ्योरेटिकल पार्ट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव का डिफरेंस। तो बच्चों सभी थ्योरेटिकल पार्ट इसका हमने कवर किया है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो हम लोग देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज का हम लोग लेते हैं। एक सॉल्व न्यूमेरिकल भी है आपके बुक में, तो उसी के जैसा एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा है। अ साउंड वेव इन अ सर्टन फ्लूइड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टैकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव। रिफ्लेक्शन होने के बाद स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज 3.75 सेंटीमीटर। दो नोड के बीच में उन्होंने डिस्टेंस दिया है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। मतलब हमें एन निकालना है। तो देखो सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लो, गिवन। उन्होंने क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। दो नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज λ/2। तो λ/2 उन्होंने दिया है कितना, 3.75 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना आएगा मीटर में, 3.75 इंटू 10⁻² मीटर। उसके बाद उन्होंने क्या दिया है, और वेलोसिटी दी है v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड, और हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी निकालो n। तो हमें पता है रिलेशन क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी का v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्डा। सो यहाँ पे हमें निकालना है n, सो n इज इक्वल टू क्या आएगा v डिवाइड बाय लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा बाय 2 उन्होंने 3.75 दिया है, तो लैम्डा 2 को इधर शिफ्ट करो, 2 इधर मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो आपको लैम्डा मिलेगा। सो v क्या दिया है 1500 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी फिर 3.75 इंटू 2, ये 2 इधर शिफ्ट होने के बाद मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻²। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, दैट इज 7.5। तो ये होगा 1500 डिवाइड बाय 7.5। ये 10⁻² ऊपर जाके क्या बनेगा, 10⁻² बनेगा। 7.5 2 जा क्या होता है 15, और ये 0, तो कितना आंसर मिला आपको 200 इंटू 10⁻²। ये हमें क्या मिली, फ्रीक्वेंसी n, इट इज इन हर्ट्ज। अगर हमने इसको किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो क्या आएगा, ये 20 बनेगा, ये 1 0 यहाँ 10⁻³ बनेगा, राइट, 1 0 हमने शिफ्ट किया, तो ये हर्ट्ज, दैट इज 10⁻³ की वैल्यू होती है किलो हर्ट्ज, तो ये बनेगा 20 किलो हर्ट्ज। ये हमें मिली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल है। कॉन्जिक्यूटिव नोड्स एंड एंटी नोड्स का डिस्टेंस दिया तो तुरंत आप लैम्डा बाय 2 ले लो, लैम्डा मिल जाएगा और उसके ऊपर से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 sources of sound are separated by a distance 4 meter. They both emit sound with the same amplitude and frequency, that is 330 Hz. But they are 180 degree out of phase. At what points between the 2 sources will the sound intensity be maximum? मतलब क्या बताया, देखो 2 सोर्सेज दिए हैं, कंसीडर करते हैं एक सोर्स साउंड सोर्स यहाँ पे है, दूसरा साउंड सोर्स यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे 2 साउंड सोर्सेस हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वेव ट्रैवल कर रहे हैं। एक वेव इसने ट्रैवल की ऐसे, और ये आउट ऑफ फेज में है, लेकिन इसने ये वेव यहां से ऐसी ट्रैवल की ऐसी, तो इसकी वेव आउट ऑफ फेज में रहेगी, मतलब 180 डिग्री के फेज में रहेगी। तो इसकी अगर इसका जब क्रेस्ट चलेगा तो इसका क्या चलेगा, ट्रफ चलेगा, मतलब दूसरी वेव यहाँ पे कुछ इस प्रकार मिलेगी। ठीक है, तो ये दूसरी वेव मिली। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर का। कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर। ठीक है, 1 मिनट, अब थोड़ा इसको अच्छे से निकालती हूँ। तो देखो ये 2 सोर्सेस है, इनके बीच में ये 2 वेव निकल रही है। पहली वेव यहाँ से निकल रही है, तो ये दूसरी वेव यहाँ से निकल रही है। मतलब जब इसका क्रेस्ट है तो इसका ट्रफ रहेगा, जब दूसरी का ट्रफ है तो इसका क्रेस्ट रहेगा। ऐसे 2 वेव, दोनों के बीच में उन्होंने डिस्टेंस कितना बोला है, दैट इज 4 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि कितने डिस्टेंस पे, एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द 2 सोर्सेस विल द साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम। अब हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, नोड, जहां पे मिनिमम इंटेंसिटी होगी। यहाँ पे भी नोड मिनिमम इंटेंसिटी, यहाँ नोड मिनिमम इंटेंसिटी, नोड नोड। यहाँ इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड, जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी। तो ये पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी, कौन से पॉइंट्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी 4 मीटर के बीच में। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ये पॉइंट्स निकाल। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कहाँ नोड मिल रहे, कहाँ एंटी नोड मिल रहे, कितने डिस्टेंस पे मिल रहे। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होता है, पहले वो ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज लैम्डा बाय 4, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड्स एंड एंटी नोड्स। उसके बाद लैम्डा का फॉर्मूला क्या रहेगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू, लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा, लैम्डा हमें पता नहीं है, वेवलेंथ पहले निकाल लेते हैं लैम्डा। अभी यहाँ पे उन्होंने दिया क्या है, देखो ये डिस्टेंस दिया है, उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी है, एन कितना दिया है 330 हर्ट्ज, ये उन्होंने बताया। ओके, और वेलोसिटी ऑफ साउंड तो हमें पता ही है वो कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। अब हमें निकालना है लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, n इंटू लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, v डिवाइड बाय n आएगा। सो v डिवाइड बाय n, v क्या है यहाँ पे 330 और n भी क्या है 330। इसका मतलब 330 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा 1 मीटर। तो एक वेव का डिस्टेंस कितना है
1 मीटर, मतलब यहाँ पे हमें लैम्बडा कहाँ मिल रहा है 1 मीटर पे। तो कितने लूप्स फॉर्म हो गए ऐसे 4 मीटर के, ये कितना है 1 मीटर, तो 4 लूप्स फॉर्म हो गए। 4 को 4 इसमें डिवाइड करो, कितने लूप्स फॉर्म हो गए 4 लूप्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयर विल बी 4 लूप्स फॉर्म हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ 4 लूप्स फॉर्म, 1 मीटर का एक लूप आएगा, देयर विल बी 4 लूप्स। ठीक है, अब देखते हैं बिटवीन टू सोर्सेस एंटीनोड कहाँ पे मिलेगा। तो हमें पता है ये टोटल डिस्टेंस लैम्बडा है, तो एंटीनोड हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ लैम्बडा बाय 4 पे मिलेगा, उसके बाद 3 लैम्बडा बाय 4 पे मिलेगा। ऑलरेडी हमने देखा है लैम्बडा एंटीनोड कहाँ पे मिलता है, लैम्बडा बाय 4 पे। ये डिस्टेंस कितना रहेगा लैम्बडा बाय 2, उसके हाफ क्या होगा लैम्बडा बाय 4। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 लैम्बडा 1 लैम्बडा बाय 4, 2 लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 4 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 6 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4। तो यहाँ पे देखो हमें ये पॉइंट्स के यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो अभी आपको लैम्बडा पता है तो लैम्बडा डाल दो और निकालो कितने डिस्टेंस पे हमें मिलेगा। सो द एंटीनोड इज एट कहाँ पे मिलेंगे, इसको प्लस माइनस दे सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस लैम्बडा बाय 4, देन 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4 एंड 7 लैम्बडा बाय 4। 4 लूप्स हो गए, 4 लूप्स के यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एंटीनोड मिलेगा, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिले। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या है डाल दो, लैम्बडा क्या है 1, इसको 1/4 किया तो कितना आएगा 1/4। सो ये 3 × 1 मतलब 3/4 आएगा, 5 × 1 मतलब 5/4 आएगा एंड 7 × 1 मतलब 7/4 आएगा। तो इनको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा प्लस माइनस 0.25 प्लस माइनस ये आएगा 0.75 प्लस माइनस 1.25 का डिफरेंस आएगा 0.25 का, एंड दिस इज प्लस माइनस 1.75 मीटर। ओके, तो एट दिस पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे at these points intensity is maximum। यहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, और नोड के बीच में मतलब यहाँ 0 लैम्बडा बाय 2 एंड 2 लैम्बडा बाय 2, यहाँ पे क्या हुआ लैम्बडा बाय 2, देन लैम्बडा, देन वापिस वहां पे 3 लैम्बडा बाय 5 लैम्बडा बाय यहाँ 6 मतलब लैम्बडा बाय 3, और उसके बाद 2 लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या रहेगी इंटेंसिटी मिनिमम मतलब 0 रहेगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी 0 उन्होंने पूछी ही नहीं है एक्चुअल में, वहां पे बस उन्होंने मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछी है। तो बस इतना ही आपको सॉल्व करना है, इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकेस अगर उन्होंने पूछा कभी कि इंटेंसिटी मिनिमम कौन से पॉइंट्स पे रहेंगी, यहाँ पे आप इसको हाफ हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, हाफ हाफ मिलाएंगे इसमें तो आपको बराबर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों स्टेशनरी वेव के सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, आज हम यहीं पे रुकते हैं। 2 लेक्चर्स हुए, स्टेशनरी वेव को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के अभी तक क्वेश्चन इसके ऊपर तो पूछे नहीं है, मतलब इसके बाद का जो टॉपिक है सोनोमीटर, ऑर्गन पाइप वगैरह, उसके ऊपर क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप बस इतना याद रखो, जितना मैंने पढ़ाया उसको ठीक से करो, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाए तो आपको इजीली सॉल्व करते आएगा। तो हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।